तो स्वागत है दोस्तों मेरे अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। और मैं महेंद्र सर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ पीडियाट्रिक का एक छोटा सा टॉपिक है। इसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसके अंदर क्या होता है, किसकी वजह से होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या अपन इसके लिए टेस्ट करवा सकते हैं और क्या इसका मैनेजमेंट होगा, वो सारी की सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस क्लास में बने रहें। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये एक पीडियाट्रिक का आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले अगर मैं कहूं तो प्री टर्म जो बेबी होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर मेनली अपन इस डिजीज को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो डिफाइन का आप मान करके चलें। इसमें इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट, या तो क्या हो सकती है सर्फेक्टेंट की क्या हो सकती है डेफिशिएंसी, या मैं यहां पे एक वर्ड और दे देता हूं जिसको मैं कहता हूं एब्सेंस, कि बिल्कुल प्रेजेंट है ही नहीं। क्या नहीं प्रेजेंट है, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो सर हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पर ये सर सर्फेक्टेंट का क्या मामला है, क्या चीज है ये। तो मैं पहले इस सर्फेक्टेंट का नाम दे देता हूं। तो नाम जो है वो हम दो प्रकार के सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपका लेसिथिन, ठीक है, और एक जो है वो है आपका स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, ये दो प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे, सर्फेक्टेंट देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं इसके रेशियो की बात करता हूं, ठीक है, कि भाई इनकी अगर मैं मात्रा की बात करूं, क्वांटिटी वगैरह की बात करूं तो क्या चीज है। तो लेसिथिन को अगर मैं रेशियो के बीच में बात करूं तो लेसिथिन और आपका स्पिंगोमाइलिन जो है वो रेशियो आएगा 2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के रेशियो के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। अब दूसरी बात करें कि सर सर्फेक्टेंट का आपने नाम बता दिया कि लेसिथिन है, स्पिंगोमाइलिन है, तो सर ये बना किस बात का होता है, मतलब किस चीज से बना होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, लेसिथिन जो है वो आपका बना हुआ होता है फोस्फोलिपिड से। किससे बना हुआ होता है, फोस्फोलिपिड से आपका ये बना हुआ होता है। तो सर ये सिक्रेट कहां से होते हैं, कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं कहूं तो ये जो सिक्रेशन करा जाता है, सिक्रेशन करा जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपकी न्यूमोसाइट्स। सेकंड, या मैं कहूं एल्वोलार टाइप 2 सेल्स, ठीक है, ये 2 सेल्स या सेकंड सेल्स अपन इसको कह सकते हैं, इनके द्वारा ये सिक्रेट करा जा रहा है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है, कि सर मान लिया आपने कह दिया न्यूमोसाइट सेकंड सर रिलीज करती है, तो इसको कोई कहता तो होगा, कारण हमारी बॉडी में जो भी सारे काम होते हैं तो भाई उसको स्टिमुलेट करने के बाद में ही तो इसके ऊपर कौन काम कर रहा है। तो जो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हैं, ठीक है, या मैं कहूं जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या काम करते हैं, किसके ऊपर काम करते हैं, आपके ये सारे के सारे आपके काम करते हैं किसके ऊपर, न्यूमोसाइट्स के ऊपर काम करता है, जिससे ये सिक्रेशन करती है, जिससे ये फिर क्या करती है, सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन करती है, सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती है। तो सर एक चीज बताइए कि ये सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ लिया कि सर सर्फेक्टेंट का नाम क्या है, किस रेशो में होता है। फिर दूसरी चीज आपने कही कि सर सर्फेक्टेंट बने किसके होते हैं, इसको सिक्रेशन कौन कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ठीक है। और अब सर एक चीज समझ में नहीं, ये बनना कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये लगभग मान करके चले 20 जो वीक होता है उससे आपका ये बनना स्टार्ट होगा, और लगभग मान करके चले 35 वीक्स की अगर मैं बात करूं तब तक ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब स्टार्ट कब हुआ, 28 वीक पे, ठीक है, खत्म कब हुआ, स्टॉप कब हुआ, 35 वीक पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 38 वीक के आसपास अपन कह देते हैं कि सर ये टर्म बच्चा है, तो मतलब ये बन कब रहा है, 35, मतलब थोड़ा पहले,
टर्म से पहले बन करके तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, कई बार हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो लगभग 6-7 महीने के जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, डॉक्टर से बोलता है कि भाई आपकी डिलीवरी पहले हो सकती है। तो उस केस के अंदर क्या करता है, वो उसको कुछ इंजेक्शन सजेस्ट करता है कि आप एक काम करिए, 2 दिन तक आप इंजेक्शन लगवाइए, अगर फिर अगर कुछ होगा, मतलब पहले डिलीवरी वगैरह होगी तो अपन करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर हम उनसे पूछते हैं कि सर उनको इंजेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है, तो वो ऐसे कहते हैं कि जो बच्चा है ना, उसके जो लंग्स हैं, है ना, वो मेच्योर करने के लिए ये चीजें दी जा रही है। तो मेच्योर होने का मतलब क्या है, लंग्स मेच्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है, कि सर्फेक्टेंट करता क्या काम है सर। तो सर्फेक्टेंट के लिए मैं बता दूं, ये क्या करता है, सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है, सरफेस टेंशन, इसको क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। किसके अंदर, इन एल्वुलाई। समझ में आई बात, ये क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन को कम कर रहा है, किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर। और सरफेस टेंशन के डिक्रीज होने से या कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट करेगा, क्या करेगा, प्रिवेंट, किस चीज को प्रिवेंट करेगा, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई। सर ये क्या करेगा कि जो एल्वुलाई होती है ना, उसको कोलैप्स होने से बचाएगा। तो अपन इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से, है ना। तो इसके लिए समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन ये काम करते हैं कि सर हम एक एल्वुलाई की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके की एल्वुलाई की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे एक अंगूर होता है, तो ठीक वैसे आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ये एल्वुलाई है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास में क्या होती है, न्यूमोसाइट्स होती है, न्यूमोसाइट सेकंड। तो ये आपकी न्यूमोसाइट सेकंड है, ठीक है, जिसको मैंने डिनोट किससे करा है, किससे, पिंक कलर से। तो मैंने बोला ये क्या है, न्यूमोसाइट सेकंड है, जिसको अपन एक और नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, एल्वुलार टाइप 2 सेल्स। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या है सर, तो ठीक है, अपन एक और डायग्राम बना लेते हैं। वो डायग्राम क्या है, कि यहाँ पे एक और आपको क्या देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार के सेल और देखने को मिलेगी। इस सेल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोलार टाइप फर्स्ट, ठीक है, या फिर मैं इसको कहूं न्यूमोसाइट फर्स्ट कह दूंगा मैं। तो सर इसका काम क्या हुआ, तो मैं बता दूं आप लोगों को। एल्वुलाई की अगर मैं बात करता हूं, तो आप इसमें मान करके चलें, एल्वुलार टाइप फर्स्ट सेल जो है, उसका केवल एक ही काम होता है, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जबकि मैं बात करता हूं एल्वुलार टाइप 2 सेल्स का, जिसका अपन ने फंक्शन पढ़ लिया, क्या करता है, रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई। ये क्या काम कर रहा है सर, ये तो क्या कर रहा है, जो एयर वगैरह आ रही है उसको एक्सचेंज करवाने का काम कर रहा है, कौन, टाइप फर्स्ट, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या काम कर रहा है, इसको कोलैप्स होने से बचाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये कोलैप्स हो जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपन को देखने को ही नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसमें आगे चलते हैं कि सर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि जो सर ये आरडीएस होता है ना, उसके बारे में कि आरडीएस होता क्या है, सर्फेक्टेंट क्या चीज होती है, किससे मिलकर के बना होता है, किस रेशो में होता है, कौन इसको सिक्रेट करता है, सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जब आरडीएस आता है तो हमारे को एक डिजीज देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज क्या होती है, ठीक है। अब जब अपन मान लीजिए कि कोई पेशेंट जो है वो आरडीएस के अंदर है ना,
तो उस केस में अपन उसको कैसे फाइंड आउट करें कि भाई ये जो पेशेंट है वो आरडीएस में है, कैसे कुछ टेस्ट वगैरह कुछ होगा। तो अगर मैं बात करूं तो जो एंटीनेटल होते हैं, क्या होता है एंटीनेटल की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं एक टेस्ट करता हूं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो क्या है आपका शेक टेस्ट। क्या नाम है उसका? शेक टेस्ट। इस शेक टेस्ट में क्या होता है, शेक का मतलब सीधा सा पता पड़ रहा है कि अपन उसको शेक कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हिला रहे हैं अपन। और ये जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो क्या करेंगे, क्या चीज का टेस्ट करेंगे, क्या मिलाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो बच्चा है तो उसमें 0.5 ml अपन एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। क्या लेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड। प्लस साथ के अंदर 0.5 ml हम इसके अंदर लेते हैं आपका एनएस, नॉर्मल सैलाइन वगैरह ले लेते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इसको एक टेस्ट ट्यूब ली थी हमने, उसमें हमने इसको डाला, मिक्स कर दिया। अब इसमें 95% मैं इसमें क्या मिला देता हूं, इथेनॉल बना देता हूं। कितना? 1 ml मिला दिया मैंने, तीनों चीजों को मिक्स कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको घुमाता हूं, ठीक है, इसको मिक्स करता हूं। मिक्स करने के बाद में मैं क्या कर देता हूं, इसको 15 मिनट तक मैं स्टैंडिंग पोजीशन या मैं कहूं वर्टिकल पोजीशन जो है आपकी, उसके अंदर इसको मैं स्टैंड कर देता हूं, रख देता हूं इसको, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में क्या होगा सर, इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में चीज ये होगी कि आपने जैसे ही इसको क्या कर दिया, रख दिया वर्टिकल पोजीशन के अंदर आपने रख दिया, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी कि सर एक तो ऐसा होगा जिसके अंदर बबल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और एक में क्या होगा, आपके जो बबल्स हैं वो क्या होंगे सर, एब्सेंट होंगे। तो बबल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपके जो लंग्स हैं वो क्या है, मेच्योर। और अगर आपके बबल्स जो है वो एब्सेंट है, दैट मीन्स क्या हो गया कि आपके जो लंग्स हैं वो कैसे हैं, इमेच्योर। इससे अपन ने क्या फाइंड आउट करा, सेक टेस्ट। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आरडीएस को जब चेक करा जाता है, लंग्स की मेच्योरिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, शेक टेस्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बताई है। अब ये जो अपन बात करते हैं वो एंटीनेटल वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे जो अपन बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे पोस्टनेटल के बारे में, कि पोस्टनेटल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सर इसमें क्या करा था हमने, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह लिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे पोस्टनेटल बाद में अपन क्या करेंगे कि उसका जो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन है, क्या है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। मुझे समझाने की जरूरत नहीं होती है कि गैस्ट्रिक एस्पायरेशन क्या करा जाता है, ठीक है। आप उसका सैंपल लेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे, शेक टेस्ट करेंगे। उसके साथ में क्या करेंगे, शेक टेस्ट करेंगे। तो अब जो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के साथ जो शेक टेस्ट कर रहे हैं, इससे अपन को किसका पता पड़ेगा, लंग्स की मेच्योरिटी का। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कर सकते हैं एबीजी एनालिसिस। किसके बारे में बात करेंगे, एबीजी एनालिसिस के बारे में। तो एबीजी का जब अपन सैंपल लेते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो CO2 की जो मात्रा है वो आपको क्या देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। O2 की मात्रा क्या देखने को मिलेगी, घटी हुई देखने को मिलेगी। पीएच जो है आपका वो कैसा देखने को मिलेगा, डाउन देखने को मिलेगा। और जब भी किसके बारे में बात करते हैं, CO2 और पीएच के बारे में जब अपन यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसी जो कंडीशन बनती है उसका एक नाम होता है जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, एल्कोलिसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर अपन को पढ़ना पड़ेगा, उस टॉपिक का नाम है आपका एसिड बेस इंबैलेंस,
ठीक है, उसके अंदर बाकायदा बताया जाता है कि भाई इसमें अंदर CO2 की मात्रा बढ़ने से पीएच के साथ में क्या रिलेशन है, बाइकार्बोनेट का क्या रिलेशन है, किसमें किसके साथ बढ़ेगा तो कौन सा होगा, वो सारी चीजें अपन किसमें पढ़ते हैं, एसिड बेस इम्बैलेंस में। बट अभी की जो कंडीशन है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि एबीजी एनालिसिस की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा क्या करवाएंगे, इसके अलावा और करवा सकते हैं, क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो इसके अंदर जो चेस्ट एक्सरे आएगा वो क्या आएगा, ग्लास मोटर्ड लंग्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे देखने को मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं किस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको लंग्स की कंडीशन देखने को मिले दैट मींस वो पेशेंट किसमें है, आरडीएस में है। अब एक चीज सोचिए, क्या हो रहा है, आरडीएस हो रहा है, आरडीएस हो रहा है, लंग्स मैच्योर नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रही है, आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ CO2 बन रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो आपका जो CO2 बन रहा है तो सीधी सी बात है वो बाहर की तरफ क्या नहीं होगा, वॉश आउट नहीं होगा, और वॉश आउट नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो पेशेंट अभी किस में गया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो अब वहां पे मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट होता है सीपेप वाला। कैसे, जिसको अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं बाईपेप। बाईपेप में अपन क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, और पॉजिटिव जो प्रेशर दिया जाता है वो फोर्सफुली दिया जाता है, वो चाहेगा या नहीं चाहेगा तो भी उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भेजी जाएगी, उनकी जो एल्वोलाई है जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है या मैं कहूं जो चिपक चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, वहां पे प्रेशर से ऑक्सीजन को भेजा जाएगा। कारण क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर जो CO2 है वो कैसे भी करके क्या हुए, बॉडी से बाहर आए। तो सीपेप या मैं कहूं बाईपेप जिसको अपन बोलते हैं, उसको क्यों लगाया जाता है, जिससे CO2 की जो मात्रा है वो बॉडी के अंदर से क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो प्रॉपर मात्रा में मिले, जिससे उसकी जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शंस करना स्टार्ट कर दे। तो सर इसके अलावा और कौन सा तरीका है, तो और कौन सा तरीका है वो मैं बता दूं आपको। आपने सीपेप लगाया, अगर सीपेप से CO2 वॉश आउट नहीं हो रही है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उसको अपन करेंगे इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट करेंगे। क्या करेंगे, इंट्यूबेट। और इंट्यूबेट आपको पता ही है किस पे ले लेते हैं पेशेंट को, वेंटिलेटर पे ले लेते हैं। सेम वही चीज होती है, भाई सीपेप में केवल मास्क लगाते हैं, ठीक है, अब बाईपेप में मास्क लगाते हैं, इंट्यूबेट में अपन क्या करें, एंडोट्रेकियल ट्यूब की सहायता से अपन उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का काम करवा रहे हैं। ठीक है, अब सर इसके अलावा भी और कोई तरीका होता है कि सर अपन उसका मैनेजमेंट कर सकें, तो आपको मैं बता दूं इस केस में अपने पास में छोटा बच्चा है तो आप क्या करोगे कि ऐसी कंडीशन जब आपको पता चले कि भाई प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म बच्चा पैदा हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करें कि इसकी जो मदर है, मैंने आपको कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग में, बोला था कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, स्टेरॉइड दे दोगे। क्या दे दोगे, स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड दे दोगे तो जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी जो उसका बच्चा है अंदर की तरफ, उसके अंदर सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वो जो बच्चा जो पैदा होगा कौन सा, प्री टर्म वाला, वो क्या नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं कर पाएगा और आरडीएस के अंदर नहीं जाएगा। पहला काम तो ये कर लो। दूसरा, इंट्यूबेट जब अपन कर रहे हैं तो उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, सर्फेक्टेंट जो है वो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि सर जो मदर होती है ना उसको इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन कौन से लगाए जाते हैं, किस चीज के लगाए जाते हैं, बीटामिथासोन के। आपने नाम सुना होगा बीटामिथासोन, या इसको मैं ब्रांड नाम से कहूं तो मैं कह सकता हूं बेटमेसोल। कितना लगवा सकते हैं, 12 mg पर डे के हिसाब से। और कितने दिन तक लगाना है, 2 दिन तक लगाना है। अगर आप ये कर लेते हो तो उसकी वजह से बच्चा आरडीएस में जाने से बच जाता। ठीक है, तो अब तक अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। क्या चीजें पढ़ी है, हमने आरडीएस को समझा है, आरडीएस क्या है। ठीक है, कि अगर मैं इसको कंक्लूजन निकालूं, अगर मैं इसको समरी के अंदर तौर पे कहूं तो मैं सीधा सीधा कहूंगा आरडीएस क्या है, डेफिशिएंसी एंड एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट।
ठीक है, सर्फेक्टेंट किसके बने होते हैं? फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन। कौन सिक्रेट कर रहा है? न्यूमोसाइट सेकंड या एल्वोलार टाइप 2 सेल्स। किसके स्टिमुलेशन की वजह से? स्टेरॉइड हार्मोन वगैरह की वजह से। ठीक है, अब इसमें जो चीज बच चुकी है वो क्या चीज बच चुकी है कि सब ये जितना भी ये जो आरडीएस में जा रहा है ना, उसका रीजन क्या है, इसके अलावा और क्या रीजन हुआ कि आरडीएस मतलब ये जो सर्फेक्टेंट है ना वो बने क्यों नहीं, क्या कारण हुआ? तो पहला, अगर जो फीमेल है वो कैसी हो? डायबिटिक मदर हो। आरडीएस किस किस के अंदर देखने को मिलेगा, किन प्रकार के बच्चों में देखने को मिलेगा? तो अगर फीमेल डायबिटिक मदर हो तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है। कारण यह है कि डायबिटिक मदर है, मदर का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो जो बच्चे का है वो भी ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ होएगा। और आपको मैं बता दूं, जब ये चीजें बढ़ती है तो ये इनहिबिट करने का काम करती है। किसको इनहिबिट करने का काम करेगी? ये इनहिबिट करने का काम करती है किसको? कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं इसको काम करने के लिए क्या कर देती है? कम, या मैं कहता हूं इसके फंक्शंस को क्या कर देती है? इनहिबिट। और जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या कोर्टिकोइड्स जो हार्मोन वगैरह है अगर वो सीक्रेट नहीं होंगे तो वो एल्वोलार टाइप 2 सेल्स को स्टिमुलेट कैसे करेंगे? और अगर उनको नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है सर्फेक्टेंट जो है वो रिलीज नहीं होंगे, बच्चा किस में चला जाएगा? आरडीएस में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डायबिटिक मदर के अलावा क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि सर अगर एलएससीएस हुआ हो, मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आपको मैं बता दूं कि जब भी स्ट्रेस की कंडीशन जब आती है, जब पेन सेंसेशन होता है या पेन होता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो आप मान करके चले उस टाइम पे कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो वही चीज आ जाएगी वापस से। तो अगर बच्चा एलएससीएस हुआ है मतलब उसने पेन फील नहीं करा, मदर ने पेन फील नहीं करा, डायरेक्ट एनेस्थीसिया देकर के एलएससीएस कर दिया, तो मदर में क्या हुआ? स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ। और स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ तो सीधी सी बात है हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा और सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? बच्चा आरडीएस में जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई है और ये जो टॉपिक है वो भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।